मैं बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं और आज हम बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बारे में, यानी कि द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो कब से आया है? 2000 से आया है। तो जब से हमारी दुनिया हो गई है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आज देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं, डिजिटल दुनिया होती जा रही है हमारी दिन प्रतिदिन। तो जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती जा रही है तो वैसे वैसे हमको जरूरत पड़ने लग गई एक ऐसे लॉ की जिसके थ्रू हम क्या कर सके, गवर्न हो सके कि भाई हम हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। जैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है, जितना डिजिटल डिजिटल हो रहा है मार्केट वगैरह जो भी, उसके थ्रू क्या हो रहा है कि भाई जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, टेररिज्म बढ़ रहा है। देखते हैं ना, आपकी धमकी मिली, ईमेल्स आते हैं धमकी भरे। तो ये सब चीजें क्या है, ये डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पर। टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा ना, ये कि जिस जिस तकनीकें बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले चोरी की जाती थी, चोरी की जाती थी तो कैसे होता था, व्यक्ति आता था। सबसे पहले देखो कि एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को चोरी करनी होती थी तो ये पूरा प्लान बनाता था, रात होएगी, 2 बजेंगे, मैं घर के बाहर जाऊंगा, एक आदमी पहरा देगा, दूसरा मैं अंदर घुसूंगा। ये पूरी प्लानिंग कर लेता है, इधर से इसका दूसरा गेट है, यहाँ से एक ताला तोड़ूंगा, या यहाँ से मैं इस तरीके से ड्रिलिंग से करके, हथियार से करके घर के अंदर प्रवेश करूंगा और चोरी करूंगा। इस तरीके से पहले प्लानिंग होती थी। और आजकल क्या हो चुका है, डिजिटल दुनिया हो चुकी है। हमारी पूरी दुनिया क्या कहलाने लगी है, लैपटॉप हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया, ये मोबाइल हो गया, ये डिवाइसेस वगैरह हो गई। तो अब चोरी करने का क्या हो गया, तरीका बदल गया। तो इसके अंतर्गत क्या करता है, किसी के कंप्यूटर पे जाता है, उसका पासवर्ड वगैरह लीक करता है, ठीक है, उसके कंप्यूटर से डेटा चुराता है, अपने मोबाइल में ट्रांसफर करता है, ठीक है, मोबाइल में ट्रांसफर करता है, अपनी किसी डिवाइस में युक्ति वगैरह, युक्ति क्या होती है, जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो गई, इनमें ट्रांसफर कर लेता है। तो जैसे जैसे समय बदला तो क्या हो गया, अपराध करने का तरीका भी बदल गया। तो जब अपराध करने का तरीका बदल गया तो उसके संबंध में कार्रवाई करने का तरीका भी तो बदलना पड़ेगा ना। इसी बदलने के तरीके के कारण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया 2000 में, ठीक है। इस 2000 के एक्ट को आने के बाद क्या हुआ, जितनी भी जो डिजिटल होती है, डिजिटल तकनीक वगैरह होती है जिससे अपराध किया जाता है, साइबर वगैरह क्राइम किए जाते हैं, या फिर जैसे टेररिज्म जो आजकल बढ़ रहा है, किस तरीके का, जैसे कि धमकी भरे ईमेल, आपने सुना होगा अभी पहलगाम का हमला हुआ था, उसके बाद जगह जगह धमकी भरी ईमेल आने शुरू हुए थे। तो वो क्या थे, वो हमारे आ रहे थे साइबर क्राइम के अंतर्गत, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, इन सब की चीजों के लिए हमको इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की जरूरत पड़ी, जिसके थ्रू क्या किया जाए, व्यक्तियों को दंडित किया जाए, कार्यवाहियों को नियंत्रित किया जाए। इसीलिए ये अधिनियम बना था, ठीक है। तो किस तरीके से ये अधिनियम आगे बढ़ा उसको देखने से पहले हम देखेंगे इसकी इंडेक्स को, और इंडेक्स को देखने से पहले हम देखेंगे कि हम लोगों ने यूट्यूब पर क्या क्या कर रखा है। तो बीएनएस की सीरीज हमको यूट्यूब पर अवेलेबल है, पूरी कंप्लीट सीरीज है, आप लोग जाके देखिए, ठीक है। साथ में है बीएनएसएस की सीरीज, वो भी कंप्लीट है यूट्यूब पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। बीएसए को लेके हम चैप्टर 7 तक कंप्लीट करके आ चुके हैं। तो ये जो न्यू क्रिमिनल एक्ट है ना, आपके पास डीलो जंक्शन में इसकी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हैं। और साथ में आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आप व्यूज करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, फिर आप लोगों को बाद में दिखते हैं तो वो उससे आपको क्या होता है, फायदा नहीं होता है। समय पे वीडियो आएंगे, समय पे आप देखेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको उससे फायदा होगा। इसके साथ साथ आरजीएस के संबंध में कुछ माइनर एक्ट्स अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब पर, आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आरजीएस के संबंध में एक बहुत ही शानदार टाइम टेबल, मुझे अच्छे रिव्यू लगे उसके, मेरे पास अच्छे कमेंट आए हैं, तो उसके जो टाइम टेबल है वो आपके लिए अवेलेबल है, आप उसको टाइम टेबल को देख के अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। अब आरजीएस लिख दिया तो आप इसको आरजीएस से कनेक्ट मत कीजिए, अगर आपका सीजीएस का एग्जाम है आप इसको सीजीएस के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए, आरजीएस के सब्जेक्ट को हटा दीजिए और अपने सीजीएस के सब्जेक्ट को यहाँ पे रख लीजिए। जो गुजरात जुडिशरी की वैकेंसी आ रखी है वो वाले लोग भी ऐसे कर सकते हैं, आरजीएस के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना गुजरात जुडिशरी का टाइम टेबल मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास टाइम टेबल का वीडियो अवेलेबल है। इसके साथ अगर आपको इस टाइम टेबल की पीडीएफ चाहिए तो आपको जाना होगा डीलो के टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल है उस पर जाना पड़ेगा।
किसी भी तरीके की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डीलो क्लासेस की ऐप पर। ठीक है, ऐप है हमारी, उस पे जाना पड़ेगा, पीडीएफ वगैरह आप वहां से ले सकते हैं। इसके साथ अगर आप हमारे साथ आरजेएस का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जाना होगा डीलो क्लासेस की ऐप पर। वहां पर आपको आरजेएस का कोर्स अवेलेबल मिलेगा, आप जाके परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इन सब चीजों के साथ अब आ जाएंगे हम अपनी इंडेक्स पर। आप जैसा कि जानते हैं, जैसा जो लोग मेरे संग कंटिन्यू वीडियो से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि जब भी हम किसी एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हम उसकी एक इंडेक्स को मेंटेन कर लेते हैं जो हमको एक्ट में भी मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस वीडियो में आपको इंडेक्स से गो थ्रू करवा देते हैं, जिससे क्या होता है आपको पता चल जाता है कि हमको इस एक्ट में आखिर क्या क्या चीजें पढ़नी है और कहाँ पढ़नी है। और इंडेक्स रिवाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई आखिर ये वाला चैप्टर है किस संबंध में बात करता है, या जैसे कि इलेक्ट्रिक चिन्हक प्रमाण पत्र कौन से चैप्टर में दे रखे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो फिर क्या होता है वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। और आप केवल इंडेक्स का रिवीजन करना चाहते हैं ना, तो डीलो क्लासेस की ऐप पर आपको इंडेक्सोपीडिया करके बुक मिल जाएगी। इंडेक्सोपीडिया, उसमें क्या है, जितने भी हमारे एक्ट हैं उनकी इंडेक्स है। तो अगर आप केवल इंडेक्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो वो आपको सारे एक्ट्स का, जितने भी माइनर मेजर लॉ के जो एक्ट हैं वो आपको इंडेक्सोपीडिया में मिल जाएंगे। आप चाहें तो वहां जाके ले सकते हैं। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 1 पर। चैप्टर नंबर 1 बात करता है प्रीलिमिनरी। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक्ट सबसे पहले वाला चैप्टर वही बात करता है प्रारंभिक, जो कि कवर करेगा सेक्शन 1 से लेके 2 तक। प्रारंभिक की बात करता है। चैप्टर नंबर 2 आता है, ये बोलता है 3 से लेके 3A तक अंकीय चिन्हक और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक। अंकीय चिन्हक और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक क्या होता है, ये डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, डिजिटल, अंकीय का मतलब हो गया डिजिटल, और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक को तो आप जानते ही हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक नियमन 4 से लेके 10A तक, चैप्टर नंबर 3A में। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। 4 से लेके 10A तक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 4 सेक्शन 11 से 13 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार, अभिस्वीकृति और प्रेषण, एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। चैप्टर नंबर 5 बात करता है 14 से लेके 16 सेक्शन तक, जो बोलता है सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक, यानी कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। इस संबंध में बात करता है। चैप्टर नंबर 6 बात करता है सेक्शन 17 से लेके 34 तक प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। चैप्टर नंबर 7 सेक्शन नंबर 35 से 39 इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र किस संबंध में बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट की बात की जा रही है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 8 आता है, वो बात करता है सेक्शन नंबर 40 से 42 उपयोगकर्ताओं के कर्तव्य। क्या होते हैं उपयोगकर्ता? उपयोगकर्ता को बोला जाता है ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर्स। फिर आता है चैप्टर नंबर 9 शास्तियां, प्रतिकर और अधिनिर्णय 43 से 47 तक, यानी कि पेनल्टीज, कंपनसेशन एंड एडजुडिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद देखते हैं हम चैप्टर नंबर 10 48 से 64 अपील अधिकरण, यानी कि अपील ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है। चैप्टर नंबर 11 बात करता है 65 से 78, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अपराध बता रहा है कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपराध कौन कौन से होंगे, किस तरीके से उनको पनिश किया जाएगा। चैप्टर नंबर 12 आता है, केवल एक अकेला सेक्शन लेके बैठा है 79, कतिपय मामलों में मध्यवर्तियों का दायी ना होना। मीडिएटर्स जो होते हैं वो कब दायी नहीं होंगे, चैप्टर नंबर 12 बोलता है। चैप्टर नंबर 12A आता है, सेक्शन नंबर 79A आता है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षण। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 आता है 80 से लेके 94 तक मिसक्लीनियस की बात करता है। मिसक्लीनियस मतलब जो कुछ भी बचा खुचा होगा, जो हमारे लिए जरूरी होगा, वो जाएगा सेक्शन नंबर 80 से लेके 94 के अंतर्गत, मिसक्लीनियस के अंतर्गत। इस तरीके से इसके अंतर्गत टोटल सेक्शन कितने होते हैं, 1 से लेके 94 सेक्शंस तक है, जिसमें लास्ट के 4-5 तो रिपील ही हो चुके हैं। 91 से 94 तो रिपील ही हो चुके हैं। तो क्या बात करी हमने यहाँ पर कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का,
और इसमें कितने सेक्शंस हैं? 94 सेक्शंस हैं। चैप्टर कितने हैं? 13 चैप्टर हैं। शेड्यूल कितनी है? 4 शेड्यूल दे रखी है पीछे। अब देखते हैं हम सबसे पहले इसका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 बात करता है प्रारंभिक। प्रारंभिक यानी कि प्रीलिमिनरी। 2 सेक्शन करेगा, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 बहुत वाइड है, बहुत सारी डेफिनेशन है। उसके लिए अगर मैं अलग से एक क्लास भी लेके आऊं तो चलेगी। लेकिन आप देखिए सेक्शन नंबर 1। सबसे पहले हम इसका उद्देश्य देखेंगे और सेक्शन नंबर 1 को देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मतलब इस एक्ट को क्यों लाया गया। हर एक्ट जब भी हम देखते हैं उसके पीछे हमको उद्देश्य का दिखती है कि आखिर इस एक्ट को क्यों लेके आया गया है। तो लीगल रिकॉग्नाइजेशन यानी कि ई कॉमर्स को, जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले व्यापार कैसे होते थे। अगर हम पुराने जमाने में चल जाए तो क्या होता था? विनिमय किया जाता था। क्या गेहूं के बदले तुम चावल लोगे, चावल के बदले तुम कपड़ा लोगे, इसके बदले ये दोगे, उसके बदले वो दोगे। इस तरीके से व्यापार होता था। धीरे धीरे क्या हुआ? पैसा आने लगा। पैसे से क्या हुआ कि भाई 4 आना, 8 आना, रुपया, इस तरीके से चला भाई। फिर धीरे धीरे और बढ़ता गया, नोट चलने लग गए। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे ई कॉमर्स की बात आ गई। फोन पे ये चीजें चलने लग गई। आजकल गूगल पे, फोन पे, इस तरीके से पैसे ट्रांसफर होने लग गए, चेक्स वगैरह आए। इस तरीके से करके पैसे का ट्रांजैक्शन होने लगा। तो व्यापार कैसे चलने लगा? पहले क्या होता था? गधे घोड़ों पे व्यापार किया जाता था। फिर दुकानें वगैरह बनने लगी, लोग घर से व्यापार करने लगे। अब डिजिटल होने के बाद, डिजिटलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ कि भाई जो, जैसे आप देखते हैं ना, ऑनलाइन मार्केट हो गया। जितने भी शॉपिंग वगैरह होती है वो ऑनलाइन होने लग गई। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, शॉप्सी हो गया, जो भी मार्केट्स वगैरह होते हैं इनके, वो सारे इसके अंतर्गत आने लग गए। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डेटा के आदान प्रदान के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक सूचना के अन्य साधनों द्वारा, जिन्हें सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य कहा जाता है, यानी ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह को रखने के लिए, जिसमें संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज आधारित तरीकों के अनुकल्पों का उपयोग अंतर्निहित है। यानी कि जो पहले डॉक्यूमेंटेशन होता था कि कोई भी चीज होती थी, फाइलें बना बना के रखते थे। ये कमरा पूरा फाइलों का भरा रहता था। आप कई बार कोर्ट में जाएंगे तो हो सकता है अभी भी आपको देखने में दिख जाए कि ऐसे फाइलें भरी हुई रहती है, रैकों में फाइलें 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 फाइलें। क्योंकि सारा काम क्या होता था? कागजों के ऊपर होता था। और अब ये जो कागज है ये क्या होते जा रहे हैं? ये एक छोटे से कंप्यूटर में फोल्डर में आने लग गए हैं। ये फोल्डर है, एक फोल्डर F1, F2, इस तरीके से फोल्डर के अंतर्गत काम आने लगा है। तो ये यही बोल रहा है कि ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए, उसको लीगल रिकॉग्नाइजेशन बनाने के लिए, विधिक मान्यता देने के लिए ये आईटी एक्ट 2000 आया था। आईटी एक्ट आने के बाद क्या हुआ? आईपीसी में अमेंडमेंट हो गया था, इंडियन एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, बैंकर्स एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था। क्या हुआ था कि जितने भी जैसे होते थे ना, ई एविडेंस की बात की गई, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात हो गई। ठीक है, पढ़े थे आप लोगों ने? इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट की बात होने लग गई। तो ये सब कब हुआ? 2000 में जब आईटी एक्ट आया था, उसके बाद ये वाली बात हुई। ठीक है, 2000 में, इसके बाद ये वाली बात। तो ये ऐसे कह रहा है कि जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते थे, कागजों में फाइलें बनती थी, उनको कंप्यूटर के फोल्डर में लाने के लिए आईटी एक्ट लाया गया है। कि भाई जितने भी जो डॉक्यूमेंट वगैरह रखे रहते हैं वो डिजिटल होने लग गए। फिर उनको सेफ रखने के लिए, उनके विरुद्ध कोई अपराध नहीं हो, उस चीज के संबंध में आईटी एक्ट बना है। तो आईटी एक्ट 2000 बना था। जो हमारी संयुक्त राष्ट्र सभा थी उसने 30 जनवरी 1997 को 1997 को इस संबंध में हर कंट्री को लॉ बनाने के लिए कहा था कि भाई डिजिटल दुनिया होती जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया होती जा रही है, तो अब हर देश को क्या करना चाहिए? इस चीज को, आईटी एक्ट को लाना चाहिए, आईटी एक्ट को फोर्स में लाना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आईटी एक्ट 2000 बनाया गया था। पेपर बेस्ड कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए, जो भी फाइलें वगैरह रखी रहती है उन फाइलों को अपने कंप्यूटर में, डिवाइस में रखने के लिए आईटी एक्ट लाने की बात की गई थी।
तो पेपर बेस्ड कॉन्सेप्ट खत्म हुआ और आईटी एक्ट आने के बाद डेटा स्टोर होने लग गए, ठीक है। और गवर्नमेंट सर्विस का लाभ इस तरीके से विश्वसनीय ई रिकॉर्ड के माध्यम से उठा सकते हैं, यानी कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज आपको मिलती है या जो भी आपके फोल्डर वगैरह रखे रहते हैं, तो ई रिकॉर्ड होने से आप उसको आज 5 साल बाद 10 साल बाद कभी भी उठाओगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधे आप अपने लैपटॉप में जाओगे, आप बता देंगे कि भाई S1 नाम का मेरा फोल्डर है, वो इस वाले फोल्डर के अंतर्गत रखा गया है, तो आप निकाल लोगे। लेकिन अगर कोई फाइल ढूंढने की बात आती है तो आप एक बड़ा सा कमरा होता है, उसमें अलमारी होती है, 2001 नंबर की अलमारी होगी, उसमें S1 नंबर की फाइल होगी, उसमें ढूंढने में ज्यादा टाइम लगता है। इन्हीं सब चीजों को, ये जो डिजिटल है, ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, इनको एक करने के लिए आईटी एक्ट आया। और अगर इसके संबंध में कोई भी अपराध होता है तो वो आईटी एक्ट 2000 से गवर्न हो जाता है। सबसे पहले वाला सेक्शन देखिए, सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 बोलता है संक्षिप्त नाम विस्तार और लागू होना। इसका मतलब हो गया शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो क्या होता है, डेट ऑफ एनएचमेंट यानी कि 9 जून 2000 को बना था, डेट ऑफ एनफोर्समेंट जब लागू हुआ था 17 अक्टूबर 2000। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। अमेंडमेंट कब किया गया था, 2008 में अमेंडमेंट किया गया था। किस संबंध में, साइबर टेररिज्म और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संबंध में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। साइबर आतंकवाद जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए, और बच्चों के जो पोर्नोग्राफी वाले कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उस संबंध में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी को देखते हुए अमेंडमेंट किया गया था 2008 में। फिर आता है एक्ट का नेम। तो एक्ट का नेम क्या है, इंफॉर्मेशन एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। क्रमांक नंबर 21, यानी कि एक्ट नंबर क्या है इसका, 21 है। क्या हमको पता होना चाहिए, तो जी बिल्कुल हमको पता होना चाहिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि आईटी एक्ट का कौन सा नंबर है, तो 21 नंबर है, ठीक है। कब बना था, 9 जून 2000 को बना था, और 17 जून 2000 को इसको लागू किया गया था, 2000 को इसको लागू किया गया था। एक्सटेंड टू होल इंडिया, कहां पर लागू है, संपूर्ण भारत पर लागू है, संपूर्ण भारत को लागू है। और किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किए गए किसी अपराध के संबंध में या उसके उल्लंघन के संबंध में भी लागू होता है। यानी कि मान लीजिए पाकिस्तान में बैठा व्यक्ति यदि भारत के कंप्यूटर को टारगेट रखते हुए अगर अपराध करता है तो वो भी किससे क्या गवर्न होगा, आईटी एक्ट से गवर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है संपूर्ण भारत पर लागू है। कम इनटू फोर्स, क्या बोल रहा है, 17 अक्टूबर 2000 इंपॉर्टेंट डेट है, याद होनी ही चाहिए। इस एक्ट के बाद नॉट अप्लाई ऑन, यानी कि ये जो एक्ट है ये अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले शेड्यूल 1 के डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजेक्शन पर। अब ये शेड्यूल 1 के डॉक्यूमेंट और ट्रांजेक्शन क्या है, इसमें हमको 5 चीजें दे रखी है, ठीक है। शेड्यूल 1 में जब आएंगे आपको ये 5 चीजें देखने को मिलेगी, तो ये आपका होमवर्क है, एक बार आप इनको जरूर रीड करेंगे। फिर भी मैं कीवर्ड निकाल के लेके आई हूँ आपके लिए कि जो एनआई एक्ट है 1881 का, उसका सेक्शन 13 है, उस पर अप्लाई नहीं होता। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के सेक्शन नंबर 1A पे अप्लाई नहीं होता। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के सेक्शन 3 पर जो ट्रस्ट के संबंध में है उस पे अप्लाई नहीं होता। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के 2H के संबंध में, विल के संबंध में अप्लाई नहीं होता। और जो इसका 5th पॉइंट है, रिपील्ड हो गया 2015 से, उस पर ये अप्लाई नहीं होता है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के द्वारा अमेंडमेंट कर सकती है, यानी कि संशोधन कर सकती है, और ऐसी संसूचना संसद के हर सदन के सामने रखी जाएगी कि भाई इस तरीके का अमेंडमेंट करना है, किसी चीज को जोड़ना है, किसी चीज को घटाना है। आज के इस लेक्चर में हमने क्या बात करी, हल्का सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो है 2000 का एक्ट है, इसका हमने हल्का सा ब्रीफ देखा है, संक्षेप में चीजें देखी है। इसके साथ साथ हमने इंडेक्स का डिस्कशन करा है, इंडेक्स का डिस्कशन किया है, और साथ में हमने चैप्टर 1 जो कि प्रीलिमिनरी है उसका सेक्शन नंबर 1 देखा है, इसका ऑब्जेक्ट देखा है, किस चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है वो देखा है, और किस चीजों को नॉट इंक्लूड किया गया है, नॉट इंक्लूड, वो हमने देखा है यहाँ पे। और आप चाहते हैं कि आईटी एक्ट में आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए डीलो क्लासेस की ऐप पर जाना पड़ेगा। डीलो क्लासेस की ऐप पर हम इसके आगे के प्रोविजंस को देखेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 2 से लेके 94 तक हम कहाँ पे देखेंगे, डीलो क्लासेस की ऐप पर।
डीलो क्लासेस की ऐप पर जाइए, वहां पर जाकर आप इसकी नेक्स्ट क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, साथ में हिंदू मैरिज एक्ट वहां पे कंप्लीट है, रेंट एक्ट कंट्रोल एक्ट है, अगर आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं। और कुछ माइनर एक्ट आपको जो यूट्यूब पे मिल जाएंगे वो मैंने आपको बता ही रखे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये छोटा सा सेशन पसंद आया है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद है, तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस ऐप को आगे कंटिन्यू करने के लिए आप डीलो क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाके आप इसके आगे के लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।